अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। वेलकम भी आपको हो चुका, गुड मॉर्निंग भी आपको हो चुकी ख़वातीन वज़ात। लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जो पहली खबर है वो बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है। मदीना मुनव्वरा से हमारे पास खबर है। मदीना मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई है। हादसे में 20 ख़वातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं। तसादुम के बाद बस और ऑयल टैंकर्स में आग भड़क उठी और सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच गया। रिपोर्ट के मुताबिक बस में सवार तमाम उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। उम्रा ज़ायरीन की बस मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने हादसे के मनाजिर को हौलनाक करार दे दिया और बताया कि बस मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, जिसकी वजह से हलाक शुदगान की शनाख्त इंतहाई मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद करे और जो इस वक्त जख्मी हैं उनकी हालत के हवाले से भी जैसे ही जो कुछ भी खबर आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए थे, उम्रा करने जा रहे थे, उनकी बस थी। ऑयल टैंकर से टकराना एक बहुत बड़ा हादसा होता है। और खैर आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं नादरा से मुतल्लिक। नादरा ने शहरियों को घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक कराने की बड़ी सहूलत फराहम कर दी है। इससे पहले भी कई खबरें हमने आपके साथ शेयर की थी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले शहरी इस्तेफादा उससे हासिल कर सकेंगे। नादरा की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की गई जिसमें शहरियों को बताया गया है कि अब उन्हें गाड़ियों की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सहूलत अब ऑनलाइन भी दस्तयाब है। पाक ID मोबाइल ऐप पर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए सार्फिन को बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मुहैया की गई है। अब इस्लामाबाद के शहरी घर बैठे गाड़ियों की फरोख्त के सिलसिले में बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकते हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे में ट्रांसफर की मजीद कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। आपको याद हो कि 31 अक्टूबर से गाड़ियों की खरीदारी के बाद मलकियत की तब्दीली सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ही की जा रही है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी इससे पहले जारी किया गया था। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि 1 जनवरी 2026 की अगर बात करें तो गाड़ियों की मलकियत की तब्दीली के सिलसिले में खरीदार और बेचने वाले दोनों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी हो जाएगी। कोई आपको इससे छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा सही, ये जनवरी 2025 से ही है। और नादरा की जानिब से एक और सहूलत भी मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत शहरी घर बैठे पाक ID के जरिए अब अपार्टमेंट्स वगैरह भी बुक करा सकते हैं और अपार्टमेंट्स के मिलने के बाद शहरी मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले नादरा सेंटर पहुंचेंगे और तरजीही प्रोसेसिंग की सहूलत भी मुकम्मल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ख़वातीन वज़ात। अब पाक ID पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी अपार्टमेंट ले सकते हैं और अपार्टमेंट लेके आप अपनी तमाम तर चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। और जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नादरा ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपॉइंटमेंट था, मैं जरा अपार्टमेंट वगैरह बात करी थी उसके हवाले से। मैं सोचो अपॉइंटमेंट पढ़ा आपने। खैर आगे बढ़ते हैं ख़वातीन वज़ात। और आगे बढ़ते हुए बताते हैं एक और बड़ी तब्दीली आई है इस वक्त आपको कौमी मंजरनामे पे होती हुई नज़र आएगी। जिस तरह हमने देखा है कि पूरी दुनिया में बिजली के निज़ाम के हवाले से बात होती है, तो हमारा निज़ाम अभी भी वही पुराना है और हर महीने हम बिजली के यूनिट्स खर्च करते हैं और उसके बाद हमारा बिल आता है और वो बिल बाज़ लोग तो देख के उनकी चीखें निकल जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ तब्दीली आने वाली है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली के शोबे में एक बड़ी तब्दीली लाते हुए प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया। अच्छा। इस निज़ाम के तहत लाखों सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने और बिल अदा करने का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए निज़ाम में बिजली के सार्फिन को रिचार्जेबल कार्ड्स के जरिए बिजली का इस्तेमाल करना होगा। सार्फिन अपने कार्ड्स में बैलेंस लोड करेंगे और फिर इसी बैलेंस के मुताबिक अपनी ज़रूरत और बजट के तहत बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही किसी सारिफ के कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसकी बिजली की फराहमी खुदकार तौर पर मुनक़ता हो जाएगी। नए सिस्टम में ना मीटर रीडर होंगे, ना माहाना बिल होगा और ना ही लेट फीस। बिजली हासिल करने का वाहिद तरीका सिर्फ कार्ड रिचार्ज होगा। हुकूमती हुकाम के मुताबिक ये मनसूबा सार्फिन को माहाना बिलों के झंझट से निकालने और उन्हें बिजली के इस्तेमाल पर बराह रास्त कंट्रोल फराहम करेगा, क्योंकि वो अपनी सहूलत के मुताबिक कार्ड में बैलेंस लोड कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में तमाम पावर कंपनियों के सरबराहान को ख़त लिखकर फौरी तजावीज़ तलब कर रही है और पावर कंपनियां इसी माह के इख्तिताम तक प्रीपेड मीटरिंग के मंसूबे पर अपनी तजावीज़ जमा करवा सकेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी अगर ये इस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है,
जिस तरह से ये स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि अब होगा ये कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर कार्ड्स मिलेंगे जिसमें आपने बिल्कुल जिस तरह आप अपने फ़ोन में लोड करवाते हैं उसी तरह उनमें आप लोड कराएंगे। जब आपका लोड ख़त्म हो जाएगा आपके घर की बिजली भी बंद हो जाएगी। इससे होगा अब ये कि आप एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये है कि आप जितनी कैलकुलेटेड यूनिट्स आप लेंगे उतना ही कैलकुलेटेड आपको उनको लेके चलना पड़ेगा। और जो लोग इस वक्त हमें यूरोप से सुन रहे हैं या फिर यूके से सुन रहे हैं, ये उनके लिए कोई कानूनी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत से मुल्कों में चल रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी इस तरह चल रहा है कि आपको प्रीपेड कार्ड्स लेने पड़ते हैं और उन कार्ड्स के जरिए ही आपको पता चलता रहता है कि आपके कितने यूनिट्स बाकी हैं, कितने पैसे आपके उस कार्ड में बाकी हैं, कि आप वो बिजली पूरे महीने तक किस तरह से बाइफरकेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इसमें ये है कि अब अगर ये ऐसा हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है ये काम, तो इससे जो आपको शॉक होता है ना बिजली के बिल देख के, महीने के एंड पे जब हम बिल देखते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो लगता है कि इतने भारी भरकम बिल कैसे आ गए, वो भी नहीं होगा। फिर बिजली भी एहतियात से इस्तेमाल की जाएगी घरों में। साथ ही साथ फिर इस तरह से भी हो जाएगा कि जो हम करप्शन के हवाले से बात करते हैं, बिजली के ज़िया के हवाले से बात करते हैं, तो उन चीज़ों में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जल्लू वाइल्ड लाइफ पार्क के बर्ड ब्रीडिंग और तफरीही मरकज़ में नई तितर की अक़साम शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनमें स्वेन हो का तितर और इसके साथ साथ रिविस का तितर, ये इस तरह की अक़साम शामिल हैं। और इस इक़दाम से पार्क में मौजूद नायाब और खूबसूरत परिंदों के ज़ख़ीरे में मज़ीद इजाफा होगा। और जल्लू पार्क की बर्ड ब्रीडिंग फैसिलिटी, जैसे उमूमन बर्ड आप ये कहें कि हिचरिंग कहा जाता है, पंजाब में परिंदों की हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम मरकज़ बन चुकी है। 1978 में 456 एकड़ पर कायम होने वाले इस पार्क में 2007 से जंगली हयात के ज़ख़ीरे में इजाफा किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ अक़साम के तितर, तोते, मोर, हिरन और दीगर जानदार शामिल किए गए। लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जल्लू पार्क नायाब और गैर मुल्की परिंदों की एक बड़ी पनाहगाह की शक्ल भी इख्तियार कर चुका, और यहाँ पर अभी बहुत सारे परिंदे शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप तीतर को पसंद करते हैं तो आप जल्लू पार्क में जा सकते हैं और उनकी नई नई अक़साम देख सकते हैं। और ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे पार्क में और तीतर के चाहने वालों के लिए। ख़वातीन और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अमेरिका से खबर देते हैं। और जो खबर मैं आपको दूंगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि ये अदाकार बहुत ही स्पेशल है और सब इनको जानते हैं। अमरीकी अदाकार टॉम क्रूज को उनकी तवील और शानदार फिल्मी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। ये इनकी कई दहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर का पहला ऑस्कर है। लॉस एंजल्स के डोल्बी थिएटर में मिशन इम्पॉसिबल की मशहूर थीम के दोनों में स्टेज पर आने वाले 63 साल अदाकार टॉम क्रूज का भरपूर इस्तकबाल किया गया। कॉलिन फेरल की जानिब से, एमिलो स्टीविस की जानिब से और लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने उनका इस्तकबाल किया। लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने टॉम क्रूज की मिनॉरिटी रिपोर्ट और वॉर ऑफ द वर्ल्ड जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी और 4 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए टॉम क्रूज को नामजद होने के बावजूद कभी भी ये अवार्ड ना मिल सका और वो ना जीत सके। अपने खिताब में टॉम क्रूज ने कहा कि सिनेमा से अपनी दरीना मोहब्बत का जिक्र उन्होंने कुछ यूं किया कि बड़ी स्क्रीन वो जगह है जहां मुहिम जोई की प्यास पैदा होती है और सीखने का शौक जागता है, इंसानियत को समझने की कोशिश जन्म लेती है और किरदार तख्लीक करने से लेकर दुनिया को देखने तक सब कुछ मुमकिन महसूस होता है। एजाज़ी ऑस्कर हर साल उन शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में नुमाया और देर पा खिदमात अंजाम दी होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये उनका तवील मुद्दत तक, जिस तरह से आपने बताया कि एक रिमार्केबल वर्क भी था, बहुत सी आइकॉनिक फिल्म्स उन्होंने की, उसके साथ साथ ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए कि इतनी बार नामजद होना के बहुत बड़े फैंस इस दुनिया में मौजूद हैं अभी भी और बचपन से हम लोग उनको देखते आए हैं। आज तक वो कहीं ना कहीं पे मूवीज में हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आज तक उनको ऑस्कर नहीं मिला। अभी मिलना एक हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए, इतनी बार नामजद होना लेकिन अवार्ड ना मिलना। और उनकी ना एक इसके साथ साथ लगन काम में भी देखें, इससे कितना बड़ा मैसेज है कि उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं। रिमार्केबल वर्क था उनका, हम देखते भी आए, जैसे हसनैन ने भी बात की, और एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो नजर आई काम में, डिसिप्लिन नजर आया, हार्ड वर्किंग नजर आई। हमारे तो एक जुमला कहा जाता है ना, जिसने भी अच्छी ग्लासेस पहनी हो तो कहते हैं हाँ आज तो तू टॉम क्रूज लग रहा है। हाँ बिल्कुल उसको कहा जाता है। लेकिन खैर हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले चलते हैं दुबई, जहां पर दुबई में अब शोर मचाने वाली गाड़ियों के लिए AI रेडार नस्ब किया जाएगा। दुबई हुकाम के मुताबिक दुबई पुलिस AI रेडार से गाड़ियों के शोर पर नजर रखेगी और शोर मचाने वाली गाड़ियों पर 2000 दिरहम जुर्माना और 12 ब्लैक पॉइंट्स आयद होंगे, जबकि ऐसी खिलाफ वर्जी पर जब्त होने वाली गाड़ियों की
20 پر 10,000 درہم جرمانہ ہوگا. اور دبئی پولیس کے مطابق زیادہ ہارن بجانے والے یا پھر آواز بلند کر کے جو گاڑیوں پر چلتے ہیں, جو گاڑیاں سڑک پر چلتی ہیں, گانے سنتے ہیں لوگ, ان پر بھی جرمانہ ہوگا. یہ اب رول آؤٹ دبئی کو دنیا کا پرسکون مہذب ترین شہر بنانے کے لیے لاگو کیا گیا ہے. اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ریڈار کی تعداد میں بتدریج اضافہ بھی دیکھنے میں آئے گا. بالکل ایسے ہے, دبئی والوں نے اگر پیسے بچانے اور اسپیشلی 2,000 درہم بچانا ہے تو ان کو اپنے گانوں کی آواز بھی کم کرنی ہوگی اور اپنی گاڑی کی بھی ٹھیک سے مرمت کرنی ہوگی. جو آج خبریں ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں کہ آپ کو گاڑی کے رینیول کے لیے دونوں کا بائیو میٹرک چاہیے, ایک بائیو میٹرک خریدار کا ہوگا, ایک بیچنے والے کا ہوگا, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی تمام تر چیزیں 2004-5 سے یا 6 سے دبئی میں امپلیمنٹ ہو رہی تھی. تقریباً وہ 20 سال کامیابی سے اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں اور وہ کہاں پہ جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. خواتین وزاد آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خیرپور سے ایک زبردست پیکج دکھائیں گے. خیرپور کے موڑے صدیوں پرانی ثقافت ہے, وہ جو آج بھی شاہی وڈیروں کی بیٹھک گاؤں کی اصل زینت بنتا ہے. مقامی جو کمہاروں کے ہاتھ سے تیار ہونے والا یہ موڑا نہ صرف ہنر مندی کی علامت ہے بلکہ دیہی سماجی ڈھانچے, روایتی مہمان نوازی اور طبقاتی بیٹھک کے کلچر کی زندہ مثال بھی ہے. سو آئیے مزید جانتے ہیں اس پیکج میں کیا علی گوہر کی اس خوبصورت کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں مزید کیا ہے. بائی پاس پر ہاتھ سے محنت کر کے موڑے اور موڑیاں تیار کرنے کا بڑا ہی یہ پرانا طریقہ ہے. ایک موڑے کو تیار کرنے میں 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں. نفاست کے ساتھ تیار کیے جانے والے منفرد انداز کے یہ موڑے اور موڑیاں خوبصورتی اور بناوٹ کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. یہ موڑے اور موڑیاں دوسرے شہروں میں جاتے تو ہیں مگر خاص طور پر ان موڑوں کو دیکھنے والوں کے شوقین ان کی خوبصورتی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اپنے گھروں, فارم ہاؤس اور ہوٹلوں پر موڑے رکھتے ہیں. حکومتی ادارے اگر ان کے کاروبار پر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ خوبصورت موڑے اور موڑیاں ملک کی اہم پہچان بننے کے ساتھ ساتھ کئی افراد کے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں. خوبصورت موڑے اور موڑیاں بالکل ایسی ہے. اور خواتین وزاد ان کو دیکھ کے یہی لگتا تھا کہ ابھی ہم خیرپور میں کال کریں اور یہ موڑے وہاں سے 5 سے 6 دن لگتے ہیں ڈیلیور موڑے کروائیں. بننے ہاں میں. لیکن 5 سے 6 دن لگتے ہیں, لیکن کافی زیادہ ان کے پاس بنے ہوں گے تو وہ ڈیلیوری کے لیے ہم سے فون کریں اور ان کو کہیں جی کہ کل تک یہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں. بڑی خوبصورت انداز میں ان کو بنا رہے تھے اور یہ ہماری ثقافت کا ایک بھرپور حصہ ہے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین وزاد. اب ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے. بنگلہ دیش کی عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی. شیخ حسینہ کے ساتھی سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے. ٹریبیونل نے کئی ماہ کی سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب اور پچھلے برس طلبہ کے احتجاج پر مہلک کریک ڈاؤن کا حکم جاری کرنے کا ذمہ دار بھی قرار دیا. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا. شیخ حسینہ واجد کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی. حسینہ واجد اگست 2024 میں بنگلہ دیش سے فرار ہو کر انڈیا چلی گئی تھی اور اب دہلی میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں. بالکل, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان. آپ فارمر ایمبیسڈر, ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو جس طرح سے ہم نے اپنی ابتدا میں ذکر کیا ہے, پریویس ایئر کی بات کریں, جولائی ٹو اگست ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے, پھر اس کے بعد فیصلے عدالت میں ٹرائل چلا, ہوتا رہا لائیو ٹرائل بھی, پھر فیصلہ آیا. اور حسینہ واجد نے تو شاید یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے اقتدار کا سورج اس طرح سے غروب ہوگا. 16 سے 17 سال آئی گیس انہوں نے حکومت کی ہے اور پھر اس طرح سے عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی آئے گا. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پر تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ظلم اور تعدی اور جبر کی طور پر حکومت چلائی جائے یا حکمرانی کی جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ایسے ہی گر جاتی ہے. تو یہ تو اس کا رہا. اور اگر آج صبح کا ٹائم ہے تو آپ کے شعر میں اگر میں پورا سمجھا دوں کہ ظلم و تعدی جبر و ستم شاہی آقائی کتنے دن
اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو، یہ حسینہ واجد کا 16 سال کا دور ہے جو ظلم اور تشدد ہوتا رہا۔ اب رہا سوال کہ ان کو سزا ملی ہے 3 کاؤنٹس پر۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان کو سزا ملی ہے کہ انہوں نے انسائٹمنٹ کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے گولیاں چلانے کا یعنی کہ مارنے کا آرڈر دیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں انہوں نے کنٹرول نہیں کیا۔ 29 بار پہ ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ بدلتے ہیں آسماں کیسے کیسے، کہ ان کے والد محترم نے یہ ایکٹ بنایا تھا 1973 میں، اور اس ایکٹ کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو بڑی اذیت والی سزائیں دے چکے ہیں، اور اس ایکٹ کا نام ہے انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبونل 1973۔ اور آپ نے دیکھے جماعت اسلامی کے اور اپنے اپوزیشن کے درجنوں لوگوں کو سزائیں اور تختہ دار پر لٹکا دیا انہوں نے، اور کس بہانے سے کہ 71 میں جو ہے وہ وار آف لبریشن، اس میں انہوں نے مخالفت کی یا کوئی اور الزامات ان پر لگائے گئے۔ تو اب اسی ایکٹ کے تحت وہ پھندے میں آ گئی ہیں، اور اب اس کو اعتراض کرنا، حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ کینگرو کورٹ ہے، تو کینگرو کورٹ تو بنائی تو ان کے والد محترم نے تھی، اور حسینہ واجد نے اس کے تحت بہت ساری سزائیں سنوائیں اس کینگرو کورٹ سے، تو اس لحاظ سے دنیا میں ابھی اس پر کوئی کرٹیسزم آئی نہیں ہے۔ ایون جو کل اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کونسل کا، اس میں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں آیا ہے، صرف سزائے موت، کیونکہ یورپین کنٹریز اور ہیومن رائٹ کونسل وہ سزائے موت کے خلاف ہے، تو سزائے موت پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس پر نہیں آیا۔ ظاہر ہے 1400 افراد کا 15 جولائی سے لے کے اگست 5 تک جو قتل عام کیا گیا، اور جس انداز میں کیا گیا، ڈرون کو استعمال کرنا عوام پر، لوگوں پر، وہ بھی اسٹوڈنٹس رہتے، تو ڈرونز کو استعمال کیا گیا، ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات بتاتا چلوں جو کہ منظر عام پر اس وقت بھی آئی، اور میں نے کئی چینلز پر اس کا تذکرہ کیا تھا، وہ یہ کہ وہاں انڈیا کے ایلیمنٹس، انٹیلیجنس ایلیمنٹس ہوتے تھے جو حسینہ واجد کی حکومت کو دوام بخش رہے ہوتے تھے۔ یہ حکومت کیا تھی، ایک کلٹ سا بنا لیا تھا، تو اس کلٹ کو صرف فائدہ پہنچتا تھا، اور باقیوں کو وہی کلٹ، جیسے کہ عوامی لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، وہ دوسروں کے لیے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا ان ایجنٹوں کے، جو انٹیلیجنس ایجنٹس انڈیا کے وہاں ہوتے تھے، جن کے کہنے پر سیکٹریز کے اور بڑے بڑے عہدے آئی جی وغیرہ کے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوا کرتی تھیں، تو اس حد تک ان کے جال بچھا ہوا تھا۔ یہ تو ایک عوام کے قوت تھی اور انڈیجنس قوت تھی جس کے تحت یہ مثال ملی ہے۔ امبیسڈر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی سینیریو کریٹ ہوا 1 سال پہلے، اس کی بدولت ان کی حسینہ واجد سے جان بھی چھوٹ گئی، اس کے بعد اب سزائے موت بھی ہو گئی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ انہوں نے گراؤنڈ لوز کر دیا تھا کہ جن کی جماعت نے کئی دہائیوں تک بنگلہ دیش میں حکومت کی، جن کے والد صاحب نے بنگلہ دیش بنایا، اب ان کی روٹس بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور لوگ ان سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ ان کی سزائے موت کو بھی سیلیبریٹ کیا؟ جی ہاں، یہ کئی اعتبار سے بہت سارے ممالک میں لوگ بڑی پاپولر نعرے لگا کے آتے ہیں، اور جب حکمرانی کرتے ہیں اور حکمرانی میں ظلم اور تشدد شامل ہو جائے تو وہ لاوا پھٹتا ہے ایک نہ ایک دن، جو میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا، تو وہ لاوا پھٹا، اور اس کے تحت ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ ہو گیا کہ کس طرح بت گرائے گئے، کس طرح شیخ مجیب الرحمان کے اسٹیچو کو پھندا لگا کے جس طرح صدام، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ریپریسڈ قسم کی ماحول اگر ہو، جب ریپریسڈ ماحول ہو تو ایسے میں ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا بھی ادھر ذکر کرنا ضروری ہے کہ آفٹر آل اتنا عرصہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور عوامی لیگ کے جو وہاں نشانیاں ہیں وہ اچانک ختم تو نہیں ہو جائیں گی، وہ انہوں نے فوائد لیے ہیں اس پارٹی سے، اور اس پارٹی کے کچھ نظریاتی لوگ بھی یقیناً ہیں، تو وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی وجہ سے حسینہ واجد کو کہیں اور پناہ لینے میں دشواری ہو رہی تھی، تو انہوں نے انڈیا میں پناہ لی، کیونکہ انڈیا نے جب سے ایسٹ پاکستان سے دولخت کیا، اس وقت سے لے کے ان کا انڈیا کا عمل دخل بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے، اور انڈیا ہی ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے
कल उनको खत लिख दिया कि हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया लेकिन जाए। सर फिर जिस तरह से 16 साल हुकूमत करना, जाहिर है वो इंडिया की कोलैबोरेशन से भी मुमकिन था, और उसके बाद फिर पनाह भी इंडिया में ही मिलना। आपको लगता है कि अब जिस तरह इंडिया का भी रद्दमल आया है कि हम इंगेज करेंगे अथॉरिटीज़ को, बातचीत होगी, आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर डाल सकता है बांग्लादेश पर? जी हाँ, इंडिया तो देखिए प्रेशर तो क्या, अब इंडिया वापस नहीं करेगा। अब इंडिया का प्रेशर तो अभी आजकल नहीं चल रहा है बांग्लादेश पर, इसलिए कि बांग्लादेश जियोपॉलिटिकल तनाजुर में भी अब उसका रुख चाइना की तरफ हो गया है। पहले इंडिया की वजह से अमेरिका की तरफ था, और तमाम उनके इंटरेस्ट इंडिया से जुड़े हुए थे। जो दोस्ती ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, वो भी, बाकी तमाम रोड, रास्ते, पावर हाउसेज, लेकिन अब वो सारा चाइना की तरफ चला गया है। जैसे मालदीव से इंडिया को मार भगाया, उन्होंने कहा निकल जाओ, उनकी फौजें 161 के करीब अफराद थे फौजियों के, छोटा सा जजीरा, चंद जजीरों पे मुहित वो मुल्क है, तो उन्होंने निकाला। इसी तरीके से बांग्लादेश से वो अब निकल चुके हैं। कोशिश करेगा ज़ाहिर है इंडिया, उनका बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि उन्होंने मुल्क को अलहदा करवाया, जो भी उस वक्त मुगालते और गलतफहमियाँ पैदा की थी, तो अब वो उसको तसल्लुत उस पर छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनका तकरीबन 3000 किलोमीटर का एक सरहदें मिलती हैं, तो वो तो इंडिया तो चाहेगा, और इसी लिहाज से वो उस एसेट को अपने पास रखना चाहता है कि जो उसके अवामिल हैं मुस्लिम ये अवामी लीग के, उनको आगे चल के मुफ्ती बानियों की तरह जमील साहब, मुझे इस्तेमाल करके यही बताइएगा, मैं इसी डिस्टेबलाइज तरफ किया आ रहा था कि फ्रॉम मुफ्ती बानी टू 55 years ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन बांग्लादेश, अब क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश मुकम्मल तौर पे इंडियन इन्फ्लुएंस से निकल चुका है और अब बांग्लादेश एक आज़ादी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ कर सकता है? उसका रुख तो सही हो चुका है, और यही इस वक्त हो रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट जो वहाँ है। लेकिन यह है कि आगे आने वाले इलेक्शन में जिस रुख पर अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह लोगों ने अपना वहाँ गम और गुस्सा निकाला है, तो लगता नहीं कि अवामी लीग कोई दोबारा इस तरह इलेक्शन में आ सकती है। तो लिहाजा जब अगर यही लोग होंगे, जो कि बेसिकली ये कौन से लोग हैं जिन्होंने हसीना वाजिद के खिलाफ रिवोल्ट किया है, ये वही लोग हैं जिनको ना नौकरियां मिलती थी, जिनको कि बहुत ज़्यादा जिन पर जुल्म और सितम किया जाता था। तो एक कसीर आबादी थी। देखिए, जो ऐसे हुकूमतों, मुतलक़िल अनान हुकूमतों के जो फ़ायदा लेने वाले लोग होते हैं, वो मुट्ठी भर होते हैं। अवाम ज़्यादातर पिस रही होती है, तो वो अवाम अब उठ खड़ी हुई है, तो महसूस नहीं होता। अगर मुस्लिम लीग किसी वजह से अगर आ जाए वापस, तो जाहिर है इंडिया के वो वारे निहारे दोबारा हो जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात और वाक़यात बांग्लादेश में हैं, जो नब्ज़ है बांग्लादेश की, जो नफ्सियात है बांग्लादेशी अफराद की, उसके मुताबिक तो नहीं लगता। क्योंकि वो अगर 16 साल जुल्म और बर्बरियत न करते तो फिर वो अपना बरकरार रख सकते थे, लेकिन अब नज़र नहीं आता। लिहाजा ये जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भी, जो कि BRI का हिस्सा है बांग्लादेश, पाकिस्तान BRI का हिस्सा है, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि आगे जाके जिस तरह हमारा सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट हो गया, उसी तरीके से बांग्लादेश से भी होने का इम्कान है और होना चाहिए। मुझ जैसा अगर इस वक्त फॉरेन ऑफिस में शख्स बैठा हो तो वो इस पर काम करना ज़रूर शुरू कर दे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंडिया सैंडविच है। पाकिस्तान का भी इसमें एक जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में चाइना का और बांग्लादेश का, सारों का इसमें फ़ायदा है। तो आगे जाके हमारी दो तरफा, आज देखें कि हमारा कल मुआहदा साइन हुआ है, जो उनकी एयरलाइन है और हमारी एयरलाइन है, उनके कार्गो कैरेज के लिए। आगे जाके हमारी पैसेंजर एयरक्राफ्ट का भी आने वाले दिनों में मेरी कुछ डिप्लोमेट से, बांग्लादेश के डिप्लोमेट से बात हो रही थी, और ये उनकी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान ने अपने खदोखाल ठीक करने, PIA ज़रा जबू हाली की तरफ है, थोड़ी सी जबू हाली से निकले तो शायद वो हमारी ये जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी हो जाएंगी। इसी तरीके से CPEC कॉरिडोर एक दूसरा आइडिया है, जो कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए और फॉरेन ऑफिस में देता रहा हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक एयर कॉरिडोर CPEC का भी इस्टेब्लिश, तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें हैं जिस पे कि हम काम बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, देखते हैं, ज़ाहिर एक एलिमेंट ऑफ हेट जो लोगों का था वो नज़र आया। अब जिस तरह से सर आप भी फरमा रहे थे कि इंडिया जो है वो वापस ही नहीं करेगा, लेकिन बांग्लादेश क्या कानूनी और सफारती इक़दाम उठा सकता है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होने जा रही हैं। सीरीज का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन होगा, जबकि तमाम मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। आदादोशुमार की बात की जाए तो उनके मुताबिक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक 21 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान की बात करें तो 18 और जिम्बाब्वे ने सिर्फ 3 जीते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों की बात की जाए तो 24 T20 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 14 और श्रीलंका ने 10 फतुहात हासिल की हैं। बिल्कुल ऐसी है, और इसी हवाले से हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइट्स ऑफ 2026 वर्ल्ड कप। अगर हम सीरीज़ की बात करें, ऑलरेडी अगर पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की बात करें, ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन राइट नाउ वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन T20 क्रिकेट। अब वहाँ पे बाबर आजम भी आ चुके हैं, इसी क्रिकेट में आपके सलमान अली आगा भी हैं, सो 2 एंकर रोल प्ले करने वाले प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी साहब मौजूद हैं। फैज़ान, सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो जो हालिया सीरीज़ हमारी जारी है और ओडीआई में शानदार कामयाबी हैं, बाबर आजम की सेंचुरी पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी खबरें हैं, और अब क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये T20 सीरीज पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहले तो वनडे सीरीज जो जिस तरीके से जीते वो बड़ी शानदार एक तरीके था। सीरीज जीतने के लिए बड़ी कन्विंसिंगली जीते, और एक बड़े एतमाद के साथ पाकिस्तान की टीम अब सैफ अली की सीरीज के लिए जाएगी, क्योंकि जब आप बैक टू बैक सीरीज जीत के आगे जा रहे होते तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते। तो एक उम्मीद यही है फैंस को कि रावलपिंडी में जब ये T20 आई सीरीज होगी तो उसमें भी टीम अच्छे रिजल्ट देगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर कप्तान सलमान अली आगा की बात की जाए तो इस सीरीज को वो काफ़ी बर्वक्त चैलेंजिंग करार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके तज्ज़िये के मुताबिक कौन सी ऐसे मखसूस शोबे हैं कि वो टीम को मजीद मजबूत बनते देख रहे हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, T20 ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप किसी भी टीम को आप कमजोर हरीफ नहीं समझ सकते, या किसी भी टीम को आप बहुत ज्यादा ओवर हाई रेट नहीं कर सकते। कोई एक अच्छा दिन, कोई एक अच्छी इनिंग, कोई एक अच्छा ओवर आपके पूरे गेम का पांसा पलट सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बड़ी मैटर करती है। लेकिन जो पाकिस्तान T20 आई टीम का एक माजी में एक इशू रहा है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करने में या बहुत ज्यादा फुर्ती से रन बनाने में थोड़े से हम शॉर्ट पड़े थे, तो उस चीज पे काम यहाँ पे पाकिस्तान टीम को करना पड़ेगा कि हम अपने रन बनाने की रफ्तार को थोड़ा बेहतर करें, और इक्का दुक्का इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की बजाय हम कलेक्टिव टीम एफर्ट की तरफ जाए। जिस तरह हमने ओडीआईज में देखा कि कलेक्टिव टीम एफर्ट हर किसी ने चिप इन किया, इसी तरह अगर T20 आईज में भी इसी तरह हर कोई चिप इन करे तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसी। और फैज़ान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मैं इस वजह से उठाऊंगा कि आप चीज़ों को बड़ा टेक्निकली भी देखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, इसी तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ हम एक यूएई और अफगानिस्तान की जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज थी वो हम जीत के आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तमाम छोटी टीम्स के खिलाफ खेल के और जीत के हम वो कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, वो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी हमारी 2026 के वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स के खिलाफ? देखिए, आपको अपने स्किल सेट को बेहतर करने के लिए तो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना और जीतना जरूर पड़ेगा। ठीक है, ये टीमें हायर रैंक नहीं है या वाइट बॉल क्रिकेट की इतनी बड़ी टीमें कंसिडर नहीं की जाती, बट आई थिंक विन तो बहरहाल विन नहीं होती। और शॉर्टर फॉर्मेट में आप अफगानिस्तान या श्रीलंका को, और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में इनफैक्ट खास तौर पे आप अफगानिस्तान को कतई छोटी टीमों में शुमार नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी बेहतर है, बेहतरी की जानिब टीम गामजन है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो ओवरऑल आई थिंक कि टीम बेहतरी की जानिब गामजन है। बस वही एक कंसिस्टेंसी अगर इस टीम में आए और इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की बजाय कलेक्टिव टीम एफर्ट्स का सिलसिला जारी रहे तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा साइन होगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, इस डिसिप्लिन को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी होता है। अब्दुल समद और उस्मान तारिक के हवाले से आप क्या कहेंगे, इस तरह के नए खिलाड़ियों को खिलाने की क्या हिकमत अमली होगी? देखें, आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं या जो प्लेयर्स आपकी लीग में परफॉर्म करते आ रहे हैं या यही टीम के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं तो मौका देना है। बट आई थिंक इन प्लेयर्स को नेशनल सेटअप में, इंटरनेशनल सेटअप में जाने से पहले ज्यादा अहम ये बात है कि इन प्लेयर्स को पाकिस्तान शाहीन्स के साथ
जो हमारी बैकअप टीम है उसके साथ ज्यादा टूर्स कराए जाए, ताकि वो एक उस इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट के आने तक बिल्कुल मंच जाए। आपको पहले ये जरूरी है कि आप उनको शाहीन के साथ ज्यादा टूर्स कराए। एकदम अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में झोंक देंगे और अगर वो फैजान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे क्योंकि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के एक रिसाले की हालिया रिपोर्ट, जो कि हमने कल भी डिस्कस की थी, उसने पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल मचा के रखी हुई है। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और बहुत से एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं बुशरा बीबी पर। अब पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या वो इस सारे मामले पर अदालत जाएगी या फिर नहीं जाएगी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के भी कुछ बयान है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने अदालत नहीं जाना, और इसी मामले पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर। शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल मरियम रियाज भट्टो भी हमारे साथ मौजूद थी। हमने उनसे भी यही सवाल किया था कि अगर ये तमाम तर एलिगेशंस इनको आप फाल्स समझते हैं तो आप इसके खिलाफ अदालत जाइए, वहाँ पे कानूनी चाराजोई कीजिए, और मैं तो समझता हूँ कि हर जाने का मुतालबा भी करना चाहिए आपको दी इकोनॉमिस्ट से। तो क्या समझते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप कब तक अदालत जाएंगे? आपने एक बात तो अपने देखने वालों को और सुनने वालों को क्लियर कर दी कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इकोनॉमिस्ट अखबार में कोई आर्टिकल छपा है, वो नहीं उसमें छपा। वो कोई रसाला है, वहां पर कोई आम सा रसाला है जो इकोनॉमिस्ट उसको ओन जरूर करता है। और बिल्कुल हम इसके ऊपर अदालती कार्रवाई करेंगे और नोटिस देंगे इस रिसाले को और उसकी जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको। और ये एक झूठी लग बेबुनियाद स्टोरी है और 5-6 साल से यही प्रोपेगेंडा है जो बुशरा बीबी के खिलाफ हो रहा है। असल में तो डिफेम करने का मकसद है, बीबी बुशरा पे अटैक, इमरान खान साहब पे अटैक है। और ये वही बात है कि पुरानी शराब नई बोतल में डालकर दोबारा ये सौदा बेचा जा रहा है। तो पहले भी इन्होंने ये बहुत घटिया हरकतें की हैं, बहुत गंदी गंदी कैंपेन की है। जब आपका मुखालिफ माँ बहन और बेटी पर हमलावर हो जाए तो वो हार चुका होता है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसमें गैरत की भी रत्ती भर कोई गैरत भी उसमें नहीं होती है, कोई इस तरह कोई छोटी हरकतें करते हैं। तो ये इल्जामात तो 5 साल से लगा रहे हैं। आपने देखा कि बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया। मकसद एक है, किसी तरीके से इमरान खान साहब डील पे आ जाए, इमरान खान साहब झुक जाए। तो बुशरा बीबी तो उनकी ताकत साबित हुई है और वो चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह इनको इस दफा भी अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। झूठी स्टोरी थी और जो स्टोरी देने वाली है बुशरा तस्कीन, वो तो आपके सामने आ चुकी। वो कहती है कि जी मेरे पास तो वही मटेरियल है जो अखबारात पाकिस्तान में छपा, जो सोशल मीडिया पे पड़ा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो ये बताइए क्या ये शायद? लेकिन सर वो ये भी कह चुकी है कि ये 100% है। अभी हमने जो लाया है सामने विद वेरिफिकेशंस, और उसके बाद 90% अभी रहता है। मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी शाया हुआ है बरतानवी जरीदे में वो सब दुरुस्त है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई तो अदालत बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग इसी चक्कर में है कि इमरान खान साहब जेल में रहे और आप लोगों की दुकान चलती रहे। तो वही ना जो कहता होता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनमें मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनकी अपनी माएँ बहनें बेटियां होती हैं, वो किसी की माँ बहन और बेटी के खिलाफ इस तरह लग बातें नहीं करते होते हैं। ये बेशर्म और बेहया लोग हैं, सारे इलेक्शन हारे हुए हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। अब ये इस तरह की घटिया इल्जामात लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? चलें, ये स्टोरी आपने छपवा ली, क्योंकि वो जो बुशरा तस्कीन है जो कि मुस्लिम लीग नून की पेड है, और मुस्लिम लीग के कनेक्शन भी सारे सामने आ गए। किस तरह परवेज रशीद ने उनको नौकरी दी और किस तरह उसका जो आप ट्विटर अकाउंट हैंडल पे चले जाए, जब वो डिलीट कर गई है, जहां बाकायदा वो कैंपेन कर रही थी मुस्लिम लीग नून की, उनके हक में वोट मांगने की, और पीटीआई के खिलाफ सारे ट्वीट करती थी, इमरान खान साहब के खिलाफ ट्वीट करती थी। उसकी तो ये स्टोरी है। इसलिए ये जो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी पिक्चर्स इन लोगों ने हवाई जहाज से फेंकी थी। और ये फिर वही टोला है
शरीफ खानदान और उनके चेलों और चमचों का, जिनका वीडियोस और ऑडियोज के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोस बनाना, फिर बड़ा फख्र से कहना, मरियम बीबी कहती है मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। तो मेरे भाई ये वही धंधा है, लेकिन ना हम घबराने वाले हैं, ना बुशरा बीबी घबराने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इन तमाम तरह के इल्जामात के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई गलत फहमी है तो इन्हें कहें आपने आर्टिकल छपवा लिए, मुकदमे दर्ज करवा लिए, पार्टी तोड़ ली, 8 फरवरी को अच्छा भी ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी बस के लिए आए हैं, आप इलेक्शन जितनी भी करवा बातें लें। कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो हुकूमती फैसले थे उस पे बुशरा बीबी की बड़ी रसाई थी, और पीटीआई को मेरे ख्याल यहाँ पे वाजे करना चाहिए कि क्या काबीना मीटिंग्स, वुज़रा की तकर्री और पॉलिसी उमूर पर बुशरा बीबी की बाकायदा राय ली जाती थी या नहीं ली जाती थी, ये चीजें क्लियर कर दे पीटीआई। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिल्कुल झूठ बेबुनियाद ये बातें हैं। सिर्फ असल में जब आदमी सियासी तौर पर इस काबिल नहीं रहता कि वो अवाम में जा सके, इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि अवाम तो इनसे नफरत करते हैं। आपने देख लिया 8 फरवरी को ये मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, वो बेचारा खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया। तो अब चूंकि इनकी सियासी तौर पर ये मुकम्मल तौर पर फारिग हो गए हैं, चले हुए कारतूस हैं, इस तरह के झूठे और घटिया इल्जामात लगाकर ये दोबारा अपनी सियासी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं। तो बिल्कुल कौम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। कैदी नंबर 804 ने जेल में रहने के बाद एक एक बात कौम को बता दी है। इसलिए ये झूठे इल्जामात जो हैं इसके ऊपर हम इनको अदालत में लेकर जाएंगे। और ये भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वही इल्जामात हैं जो 4 साल 5 साल से बुशरा बीबी पे लग रहे हैं, इमरान खान पर लग रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर ये इल्जामात सच्चे होते तो 8 फरवरी को इनको इतनी बदतरीन शिकस्त होती। तो फिर तो मेरे सर भाई ये सब आप अब झूठी इनको क्या कहेंगे जो साबिक मुलाजिमीन दावा कर रहे हैं कि रोजाना गाय का गोश्त भी आता था और जो स्याह जानवर होते हैं उनके भी सर घुमाए जाते थे, तो ये तो हमारी मामलात जिंदा चलाया जाता था, सो ऑन एंड सो फॉर, बहुत लंबी चीजें हैं इस ये तरह की। साबिक मुलाजिमीन कह रहे हैं ना। देखें, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा बिलो दी बेल्ट कोई बात हो सकती है कि जब आप अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला ना कर सकें तो आप इस तरह के घटिया घटिया इल्जामात लगाएं। पहले मैं आपको बता चुका हूं, टोटल सब कुछ गलत झूठ की बुनियाद पर ये बातें की जा रही हैं। अगर बुशरा बीबी को, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बार बार क्या कहते होते थे कि बुशरा बीबी बहुत असरअंदाज होती हैं, बुशरा बीबी की मर्जी से काबीना बनती है। तो मेरे भाई आज 4 साल हो गए हैं, कोई सबूत सामने आया है? किसी किस्म की कोई एविडेंस? आगे चलें, ये तो यहां तक बुशरा बीबी पर बहुत करप्शन के इल्जामात लगाते थे और बड़े घटिया घटिया इल्जामात लगाते थे। तो अगर इनके पास कुछ सबूत होते तो क्या कोई मुकदमा बनाते? इनको इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा बनाना पड़ता। वहां पे भी इन्होंने कहा जी नौकरों ने हमें कहा है, फलां लोगों ने कहा है। इसलिए तमाम की तमाम बातें जो हवा में हैं, कोई सबूत इनके पास ना, ये जो आर्टिकल छपवाया है इन लोगों ने उसके मुतालिक हैं, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ जो इल्जामात हैं वो सच्चे हैं। सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को सजा इस बात की दी जा रही है, वो डट के चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ी हैं। ये समझते थे बुशरा बीबी को प्रेशराइज करेंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, इमरान खान किसी डील पर आ जाएंगे। तो हुआ ये, जो 3 साल से कह रहे थे, इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, एंड ऑफ द डे इन्होंने अपने आप को आइन के जरिए माफियां दिलवा ली हैं कि जी अब जब डर इतना है इमरान खान का, जिसके खिलाफ ये झूठी स्टोरियां बना रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ गया तो जो इन्होंने कत्लो गारत की है, जो इलेक्शन लूटा है, जो हमारे घर तोड़े हैं, जिस तरह की इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, इंसानी हकूक पामाल किए हैं, इमरान खान इनके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, इनको जेलों में जाना पड़ेगा। तो ये लोग अपने आप को इस्तिस्ना दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाई तमाम की तमाम बस साहब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद भी हम सवाल ज़रूर करेंगे द इकोनॉमिस्ट के हवाले से, 1843 के हवाले से, लेकिन मुझे थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है, जहाँ पे कानून साज असम्बली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद भी आ चुका, वो कामयाब भी हो चुका। फैसल मुमताज़ राठौड़ एक नए वज़ीर आज़म के तौर पे आपको काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस अदम एतमाद को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी अनवारुल हक साहब ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर को उतारा था कश्मीर से। कौन से इलेक्शन, कौन सी सियासत, कौन सी कश्मीर की पॉलिटिक्स, सारा कुछ इस वक्त आपको पता है कि सियासत तो रही नहीं है। एक हुक्मनामा चलता है,
اور جو فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم جس طرح پاکستان پر مسلط ہے شہباز شریف اپنی سیٹ ہارنے کے باوجود، ایک فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ جس طرح مسلط ہے پنجاب میں، اسی طرح جس کو 2/3 میجورٹی ملی عمران خان کو، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے لوٹ مار کی، کرپشن کی، جعل سازی سے جن کو منتخب ہو گئے ہیں، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اسی طرح جعل سازی کے ساتھ کشمیر میں بھی ہوگا۔ عوام کے ووٹوں سے تھوڑی ہونا ہے، اب تو عوام تو صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے، اس لیے کشمیر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ جعل سازی ہے۔ اور ہماری جو وہاں کی جو پارٹی ہے، وہاں کی جو پی ٹی آئی ہے، تو ہم تو بالکل الگ تھلگ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ڈرامے جس طرح پاکستان میں ہوئے ہیں، اس طرح کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ کشمیر میں رچایا جا رہا ہے۔ اچھا سر، پچھلے سوال میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ان چیزوں کو ایک کامیابی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈیل نہیں کی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی آپ لوگ اس کو کس طرح کی کامیابی سمجھتے ہیں؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے لیے ایک سپیس بناتی ہیں۔ خیر، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ جو بھی الزامات آپ لوگوں کے خلاف لگ رہے ہیں اس کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے؟ صرف یہ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا اس کا جواب دیکھیں، کیا جواب دینا ہے ان کو ان کی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کو عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگ جواب دیں، جو سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی، جو کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں، جو عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم نے کیا جواب دینا ہے ان کو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ گھسے پٹے الزام لگا کر یہ ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی ان کو کسی قسم کا جواب نہیں دے گی۔ ہمارا جواب عوام نے 8 فروری کو بھی دے دیا تھا، آپ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جماعتیں جو ہیں کسی سیاسی مقابلے میں ہمارے سامنے آئیں گی تو یہ ارریلیونٹ ہے۔ تحریک انصاف کچھ اور بھی باتیں اس وقت سر جس طرح سے جیفری نے 2018 میں پاکستان کے عام انتخابات میں عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا تھا، یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے، مباحثے بھی ہو رہے ہیں، ٹی وی پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، عمران خان اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو عزت دی ہے کہ وہ ورلڈ کے لیڈر ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ اردوغان سے، چائنا کے جو صدر ہیں ان سے، خامنئی سے، ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور جبکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کیا ہے، پاکستان میں الزام لگاتے ہیں کہ جی عمران خان تو ان کو تو یہودی سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، آج وہ جیل میں بند ہیں، خواہ وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو خواہ پاکستان کا میڈیا ہو، کوئی پروگرام نہ ان کے بغیر شروع ہو سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو آج اگر وہ ای میل لیک ہوئی ہے تو اس سے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے سے صرف یہ سیاسی بونے، سیاسی ٹیم جو پاکستان میں وہی خائف نہیں ہے، انٹرنیشنل لیڈر بھی خائف ہیں کہ اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے عمران خان کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حاکمیت اللہ کی ہے، میں جیوں گا تو پاکستان کے لیے، مروں گا تو پاکستان کے لیے۔ اس لیے عمران خان تو یہ بھی اسٹیبلش کرتا ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی کہ وہاں پر بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو وہ سودے بازیاں نہیں کریں گے، وہ کسی قسم کا جس طرح یہ جو سیاسی یتیم ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سیاستدان ہے، انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کریں گے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام تر جو اس وقت ہیپننگز ہیں اس ریلیٹڈ بتا رہے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تمام تر الزامات جھوٹ ہیں، جتنے بھی ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں سب جھوٹ ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ اب ہم بات کریں گے آرٹ کی دنیا کی۔ آرٹ کی دنیا کی جب بات کی جائے تو اس میں تخلیق، جدت اور جذبے کی بات ہوتی ہے، اور کچھ فنکار تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ منفرد انداز سے پہچانے جاتے ہیں، اور آج جو فنکار ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ منفرد انداز سے بھی پہچانے جاتے ہیں، ان کا گفتار بھی بڑا منفرد ہے۔ شاہ نواز خان کی بات کروں جن کا تعلق کیپٹن عباس سے ہے، ایک باصلاحیت پائروگرافی آرٹسٹ ہے، یعنی ووڈ برننگ آرٹسٹ۔ شاہ نواز لکڑی کے عام ٹکڑوں پر حرارت اور روشنی کے ذریعے ایسے دلکش نقش بناتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کا فن نہ صرف باریکی، صبر اور مہارت کا شاہکار ہے، بلکہ قدرت اور انسانی
तख़य्युल के इम्तज़ाज की खूबसूरत मिसाल भी है। शाहनवाज़ खान आज पाकिस्तान में वुड बर्निंग आर्ट के नुमाया फ़नकारों में शुमार होते हैं। जी हाँ, और आज ही शाहनवाज़ खान नियाज़ी साहब ने हमें स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले बताएं कि आप किस तरह से आर्ट करते हैं। वैसे तो हमने जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ आए हैं आज यहाँ पर, मतलब जितने भी आते रहते हैं, उनमें तो हमने सुना है कि पेंसिल वगैरह दरकार होती है। आपके आर्ट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दरकार होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा है कि इसमें कोई कलर इस्तेमाल नहीं होता और ये वुड बर्न आर्ट है और ये वुड को हम जला के बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, मशक्क़त है। बाकी ऑयल वर्क हो गया, पेंसिल वर्क हो गया, अच्छा, इस पर इतनी मशक्क़त नहीं होती जितनी इस वुड बर्निंग पे मशक्क़त है और मेहनत है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। और जब मैं काम पे बैठता हूँ तो फिर उस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो पेंटिंग है इसके लिए तो वैसे हम सबको पता है गज़ल के इसके लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, फिर कैनवस की ज़रूरत होती है। आपकी पेंटिंग क्या इसमें कुछ दूसरी पेंटिंग से डिफरेंट है? आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है अपनी पेंटिंग को एक धारे में लाने के लिए? पहली बात तो ये है, ज़रूरी है कि आपके पास वुड अच्छी होनी चाहिए कम से कम। दूसरा ये कि आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए। और जब आप एक चीज़ पे मेहनत करते हैं तो लाजमी बात है कि उसको पहले देखा जाए कि यार वुड उस किस्म की है कि आप जिस पे काम कर रहे हैं तो उसमें ऑयली ना हो या वह पानी ना हो। ये है कि वुड मखसूस नहीं होती, वुड जो भी हो काम हो जाता है। सही। बस ये है कि वुड अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और जो आपके पास रेफरेंस होता है बनाने के लिए कम से कम वो क्लियर होना चाहिए। सही। और इसमें कितना लगता है, कितना टाइम आपको लगता है एक पेंटिंग बनाने में? इसमें ये है कि जो टूल्स हमारे पास होते हैं उन पे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आपके पास वाटर कलर का ब्रश है तो उसमें नंबर्स होते हैं, चाहे ऑयल वर्क का भी हो। मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में मिल जाते हैं आपको। अच्छा, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बर्निंग टूल आप उतना ही जलाएगा जितना उसमें सख्त बर्दाश्त है, उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो एक पेंटिंग पे एक पोर्ट्रेट बनाने पे मुझे 7 दिन अच्छा शाहनवाज़ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि भी बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि वो आजकल ऑयल कलर्स की तरफ जाते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। लेकिन क्या वजह है कि आप इस वुड आर्ट की तरफ गए और स्पेशली इस बर्निंग आर्ट की तरफ गए, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कम किया जाता है? पाकिस्तान में भी बहुत कम गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। असल में जब मैं स्टार्टिंग ली थी तो मैं ऑयल कलर से ली थी। ऐसे जी। तो मेरे टीचर हैं खालिद ख़याम साहब, तो हमारे पास काम आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ भी हमने करवाया इस चीज़ का। तो उसमें मुझे छोड़ना पड़ा, ऑयल वर्क मुझे छोड़ना पड़ा, बीच में रह गया। अच्छा। फिर मेरे सर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो उसमें काम करने लगे। तो मुझे इस काम में ख़ुद मज़ा आना शुरू हो गया। तो इसमें अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, चूंकि वक्त की हम चाहते हैं कि आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ लेना, तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जो आपकी भी पेंटिंग्स वगैरह चल भी रही हैं स्क्रीन पर, वो देखकर एक बंदा की नज़र ठहर जाती है कि आपने इतना खूबसूरत बनाया। तो कोई लकड़ी सिलेक्ट करने का भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी लकड़ी चल जाती है? पहली बात तो ये है कि मुझे खुद जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अच्छा। मतलब है कि मैं
किसी और को भेज देता हूँ तो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ उठा के ले आएगा जो मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं होगी। इसके लिए ये है कि मुझे खुद जाना पड़ता है और बाकायदा देखना पड़ता है और जो मुझे पसंद ना आए तो वो उसको मैं छोड़ देता हूँ, और अगर बेशक महंगी क्यों ना हो फिर उसी चीज़ को मैं उठा लेता हूँ मार्केट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी मिल जाती है, फिर उसको सफ़ा करना पड़ता है। ठीक हो सफाई गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रात शाहनवाज खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपनी पेंटिंग के हवाले से हमें बता रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मस्त रहिएगा। ख़वातीन वज़ात, आज हम एक मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर वालिदैन और हर तालिब इल्म से जुड़ा हुआ है, और ये है तालीम। तालीम का कारोबार बन जाना। कभी तालीम को खिदमत, शऊर और तरक्की का ज़रिया समझा जाता था, मगर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स मुनाफा कमाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। फ़ीसें बढ़ती चली जा रही है और मयार सवालिया निशान बन चुका है, और वालिदैन शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। सवाल यह है कि जब तालीम कारोबारी मॉडल बन जाए तो फिर इल्म का मकसद क्या रह जाता है। इसी मौजू पर आज हम इन फोकस पे बात करेंगे और इन फोकस करेंगे इस सेगमेंट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी पर बात करने के लिए, इन फोकस करने के लिए हम ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर आयशा काज़मी साहिबा। आप एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह हमने अपनी इब्तिदा में बात की है, तो क्या ये सच है कि हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है वाकई? देखें, सबसे पहले तो मुझे मदऊ करने के लिए गज़ल, हसनैन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम पूरे ग्लोब को अपने जहन में रखते हुए बात कर रहे हैं, जहां आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का सनती एतबार आगे आता जा रहा है, उसमें इंसानों की तादाद के इजाफे का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। अब हम सिर्फ फोकस ये करें कि तमाम दुनिया के तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सनती एतबार से या एक कमर्शलाइजेशन के एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं और तालीम नहीं दे रहे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। देखें, अब बहुत सारी, आप सिर्फ तालीम का शोबा छोड़ दें, आप अगर सेहत के शोबे को भी लें तो उसके अंदर भी आप ये देखते हैं कि महंगे से महंगा डॉक्टर भी मौजूद है, महंगे से महंगा हस्पताल भी मौजूद है और सरकारी हस्पताल भी मौजूद हैं। अब हम सिर्फ पाकिस्तान की बेटे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बेतहाशा महंगे तालीमी इदारे भी हैं और सरकारी तालीमी इदारे भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ ये एक सनत नहीं है, ये बिल्कुल एक सनत है। जहाँ आप प्राइवेट चीज़ की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्चा होगा वो डेफिनेटली वो जो उनकी इनकम होगी उसका एक रेशो और बैलेंस वो देख कर करेंगे। लेकिन उन बच्चों में स्कूल कुछ नहीं पढ़ रहे और एक सवालिया निशान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इफ़ डेट इज़ द इंडस्ट्री, तो हम फिर दुनिया को मैच क्यों नहीं कर रहे, उनको कम्पीट क्यों नहीं कर रहे? अगर यहाँ से एक शख्स, जिस तरह आपने जिक्र किया, यूके जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ने के लिए, उनका मयार डिफरेंट है, ठीक है, वो इसको सनत की तरह चला रहे हैं, फिर हम उसको इंडस्ट्री की तरह क्यों नहीं चला रहे? वो रटलाइजेशन और वो सारी चीज़ें वहाँ पे चली जाती हैं। देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हसनैन कि आपके मुल्क की पॉलिसीज़ और नॉर्म्स कितनी फॉलो की जाती हैं, कितना उन पर आप के लोगों को एतबार है, या कितना हम कहते हैं कि आप जिसको कहते हैं ना लॉ की क्या कंडीशन है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उस मुल्क का। कोई पॉलिसी बनती है तो वो कितने वक्त के लिए फॉलो होती है, क्या नॉर्म्स हैं उस मुल्क के, ठीक है। इन सब, अब आपने कहा कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देती हूँ कि एक बहुत फेमस एक्टर से किसी एंकर ने एक सवाल किया कि आप एक रोल मॉडल हैं दुनिया के लिए, तो आपको कैसा लगता है आप फिजी ड्रिंक का और सिगरेट का भी इश्तहार बनाते हैं? तो उसने कहा देखिए मेरी सर्विसेज है, मैं एक अदाकार हूँ, मैं अपनी सर्विसेज के बदले पैसे लेता हूँ, ठीक है ना। अब उन सर्विसेज को लेने के लिए मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं वो अदाकारी कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। इन चीज़ों को अगर माशरे में गलत है तो आप बंद करवा दें। इसी तरह अगर हमारे नॉर्म्स या हमारी सोसाइटी के अंदर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो तो तमाम टीयर्स के स्कूलों के लिए बेहतरी पैदा होगी। आप ये भी देखें कि अगर एक प्राइवेट स्कूलों की चेन है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी,
कितनी ज़्यादा ऑब्लिगेशन, बजाय इसके कि उनको जो कि आपके मुल्क की शरह ख्वानदगी में इतना अच्छा पोर इन कर रहे हैं, उनको एक मौका दे दिया जाए कि वो आराम से सहूलत से अपने काम को चलाएं। आप ये देखें कि आए दिन हमारी कितनी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कितनी उन पे ऑब्लिगेशंस लगती हैं, उनका जो भी है बिजनेस मॉडल रन हो रहा है या वो बेहतरी ला रहे हैं। अभी कतई नज़र इस बात के हम कितना उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो फिर जो आप अगर इतना फ्रस्ट्रेट होकर, और ये एक बिजनेस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में हर कारोबार के साथ आप देख लें, चाहे कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं तो वो भी आए दिन हड़ताल करके सड़कों पे आए हुए होते हैं। अगर आप सहूलतें फराहम करें तो, अगर देखें, सबसे पहली बात तो ये हमने तय कर ली कि हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतें, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी, अपने तमाम बच्चों को, जो जितने भी, अब हम 25 करोड़ से ज़्यादा हो रहे हैं, और जगहों पे 1 अरब आवाम भी है, इससे कम भी है, इससे ज़्यादा भी है, तो उन सबको सहूलत देने के लिए हुकूमत तकालीफ का सामना कर रही है। अब वो मैन पावर से जो कि प्राइवेट लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रही है या फ्रस्ट्रेट कर रही है। अगर आपको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो दूसरी तरह से अपने कारोबार को बेहतरी से रन करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से उसको पूरा करेंगे, अपनी नीड्स को, अपने डिमांड को, अपने जो भी अगर उनकी रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उनमें अपने स्कूल को रन करने के लिए वो सारा प्रेशर फिर पेरेंट पे आएगा, टीचर पे आएगा। लेकिन मैडम अब फिर आप इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं देखती कि हर साल जिस तरह से हम देखते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में इंक्रीमेंट आ जाता है, हर साल फ़ीस बढ़ती है, फिर ये कहाँ का, आप क्या समझती हैं कि ये खुला तजाद नहीं है? दूसरा ये कि फिर एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर लर्निंग के बजाय फ़ीस का बोझ ज़्यादा हो जाता है, ये भी चीज़ देखने में आई। देखिए, सबसे पहली बात गज़ल के इस ज़िम्न में मैं हवाला आपको ये दूंगी कि आपके मुल्क में कपड़ों के एक से एक ब्रांड है, वही कपड़ा आपको 1200 रुपए का भी मिल जाएगा और 12,000 का भी मिलेगा। आप कौन सा पहनना चाहते हैं, ये आपकी अपनी तरजीहात हैं। हम किसी को हैंडकफ बांध के घरों से घसीट के नहीं लाते। लोगों का जो एक पॉम्प एंड शो है, स्नोबरी है, स्टेटस सिंबल है, वो तो हमने नहीं बनाया ना, वो तो लोगों ने खुद बनाया है। वो एक जो देवरानी जिठानी का मुकाबला है कि इसके बच्चे वहां जा रहे हैं, मेरा स्कूल में पहुंचे, देखो मैं कहाँ डालती हूँ, वो तो अब एजुकेशन सिस्टम ने करके नहीं दिया ना आपको। वो तो एक माइंड सेट है। आप लोगों की ज़ाहिरी हालत देखें तो आपको लगता है ये कहीं झोपड़ी में रहते होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप उनकी शादी में जाएं तो आपको ऐसे लगता है आप अंबानियों की शादी में बैठे हैं। ये जो माशरती तबकाती एक जोरदारी चल रही है और हर तीसरा इंसान यहाँ हार्ट अटैक से मरता है क्योंकि उसकी डिमांड, उसके घर वालों की डिमांड उससे इस तरह की है और वो उससे इतना कुछ चाहते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है पूरा करना। थोड़ा सा कट करूंगा, हमारा इन फोकस सेगमेंट का आज मकसद भी ये था कि लेट्स सपोज अगर मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं है और आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप एक अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो जो वन सिलेबस की बात कर रहे हैं या फिर एक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि मेरी भी ख्वाहिश हो कि उस बड़े स्कूल में मेरा बेटा भी जाए या मेरी बेटी भी जाए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं एक डिप्राइवनेस आ जाती है, एहसास कमतरी आ जाती है। इसको किसी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपका दीन ही आपको अपने हिसाब में मियाना रवी में चलने के लिए कह रहा है। मैंने जैसे आपको पहले मिसाल का हवाला देकर वजाहत की, ना तो प्राइवेट स्कूल किसी को जबरदस्ती घरों से घसीट के लेकर आते हैं, आप दाखिला खुद कराते हैं। फिर जब आप तबकाती फ़र्क की बात करते हैं, तबकाती फ़र्क प्राइवेट स्कूलों ने नहीं बनाया, वो हमारे माशरे में 200 साल गुलामी में रहने के वजह से ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हम समझते थे कि अंग्रेज गोरा, उसकी ज़बान, उसकी अखलाकियात, उसका किरदार बेहतरीन है और हम गुलाम हैं, और आज तक भी ऐसा ही है। अंग्रेज जाते वक्त ये बात बड़ी वजाहत से कहकर गए कि हम जा रहे हैं, हम गोरी चमड़ी वाले जा रहे हैं, लेकिन काली चमड़ियों में हम गोरा दिल छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब आप ये कहें कि हम उनके तर्ज़े खुराक, उनका तर्ज़े लिबास, हर चीज़ ही उनकी पसंद करते हैं, ठीक है ना? लेकिन इससे तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट भी मैडम खत्म हो जाता है ना। फिर वो कहते हैं सिर्फ डिग्री लो, बात खत्म। फिर जब वो डिग्री वो जो लेकर आते हैं उनके अंदर स्किल्स नहीं होती, जब मार्केट में आते हैं मार्केट की डिमांड के साथ वो मीट नहीं करते। हर चीज़ के दो पहलू है गज़ल। देखें, जहाँ अगर आप ये
कहते हैं कि इस इन्फ्लेशन के साथ बहुत ज़्यादा हाई फी स्ट्रक्चर वाले स्कूल हैं, तो फिर आपके सामने हम नाम किसी का नहीं लेंगे, इस तरह के ट्रस्ट, इस तरह की फाउंडेशंस भी हैं जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही हैं। इस वक्त पूरे पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम रनिंग इन ऑल द प्राइवेट स्कूल्स, दैट इज अ फैसिलिटेशन, लाइक वो उनको सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। फिर मैं वजाहत कर दूं कि ये जो आपने बेटे हसनैन बात की कि उसका दिल नहीं चाहता, तो देखें इस तरह तो फिर जैसे अगर आपके घर में दाल पकी हुई है, आपका वो खाने को दिल नहीं चाह रहा होता और आपका दिल चाह रहा होता है मैं किसी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खाऊं, लेकिन आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही होती। बिल्कुल। तालीम के जुमरे में हमारी इखलाकियात का अजीब ही गरीब हवाला है। देखें अंग्रेज का बच्चा कॉलेज में जाता है ना, जिनसे हम बहुत मुतासिर है और हम कहते हैं मगरिब मगरिब मगरिब, बड़ा होते ही बच्चा ये कहता है मैं पढ़ लिख के अम्मी यूएसए जाके दिखाऊंगा, मैं पढ़ लिख के इंग्लैंड चला जाऊंगा। ये तो तस्वुर ही नहीं है ना कि ये भी एक मुल्क है, ये भी चल रहा है, हमने इसे भी चलाना है, ये हमारी जगह है, हमें यहाँ मेरे रहना पास वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को भी आप एड्रेस कर दीजिए कि आपने स्टार्ट में कहा था कि आबादी के बढ़ते हुए एक इंडस्ट्री भी साथ साथ डेवलप हुई है। अब जब आबादी कम थी तो हम सुन रहे थे, अपने बड़ों से भी सुन रहे थे कि हम टाट के स्कूल्स में पढ़े, उस्ताद बड़े शफकत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, वो वाले एलिमेंट्स मिसिंग हैं। उसको क्या मुआशरे ने ठीक करना है या उसको भी स्कूल्स ने ठीक करना है या कोई ट्रेनिंग करनी है इस तरह की कि थोड़ा सा सबने मिलके बेटा देखें, अगर आप एक महंगे स्कूल में बच्चा डालते हुए ये सोचते हैं मैंने इतने पैसे लगाए हैं अब ये सब ठीक कर दे, नहीं, उनके पास जादू का चिराग नहीं है। वो तालीम देंगे, तरबियत पे भी काम करेंगे, अखलाकियात पे भी काम करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म का कोई काम घर में मौजूद नहीं है तो आप ये समझें कि इतनी बड़ी फीस देने से कोई जादू हो जाएगा और जाके उन लोगों से इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए कि मैं इतने पैसे किस चीज़ के दे रहा हूँ, तालीम ही के दे रहे हैं आप। इखलाकियात और तरबियत सबका, पूरे मुआशरे का एक अमल है। देखें जहाँ हमारे टीवी पर बच्चे, चाहे वो प्राइवेट चैनल है चाहे वो गवर्नमेंट के चैनल्स है, एक बच्चे क्या सुन रहे होते हैं, बच्चे छोटे हैं लेकिन एब्जॉर्ब तो सब कुछ करते हैं ना। हम जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जैसा मतलब हमारा फर्ज है और हमारे मुआशरे का फर्ज है, सारे के सारे मुआशरे का फर्ज है। थैंक यू डॉक्टर आयशा काज़मी हमारे साथ बेटे मौजूद मैं थी। डॉक्टर नहीं हूं, आई एम जस्ट एन आप एजुकेशन एजुकेशन में डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ख़वातीन और हज़रात। यहाँ पे हमारा वक्त खत्म हो जाता है। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।